जी, पहले तो ओवैसी साहब जो जिनकी स्पीच आपने सुनाई, उन पे मैं 2 बातें कह दूँ फिर आपका किसानों वाले मुद्दे पर आते हैं हम। देखिए ओवैसी साहब की बात में से कोई गुरेज़ नहीं है, जो बात वो कह रहे हैं बहुत वाजिब बात कह रहे हैं कि सीए एनआरसी या सीए जो कानून है, संविधान संशोधन है, वो गैर संवैधानिक है, भारत का संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। वो बात उनकी अपनी जगह ठीक है, वो कानून गलत है, उसको वापस होना चाहिए। लेकिन अब किस इंटेंट से बात कही जा रही है और कहाँ कही जा रही है और कहाँ नहीं कही जा रही है, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि वहाँ बाराबंकी में शाहीन बाग बना देंगे। ओवैसी साहब की राजनीति का केंद्र हैदराबाद है, तेलंगाना है, और तेलंगाना में जो सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ सीएनआरसी के विरोध में, जिसमें 1 मिलियन 10 लाख लोग शामिल हुए, उसको 20 संगठनों ने मिलकर निकाला था। दलित और मुस्लिम संगठनों ने 40 संगठनों ने, सॉरी 20 नहीं 40 संगठनों ने मिलकर निकाला था। उन 40 संगठनों में ओवैसी साहब की पार्टी शामिल नहीं थी। तो वहां तो ये शामिल नहीं होते। टीआरएस से इनका कभी अलायंस होता है कभी नहीं होता, लेकिन उनसे दोस्ती है इनकी। उसके बाद इन्होंने प्रोटेस्ट एक अपने मंच से निकालने की दरख्वास्त दी पुलिस को, वो दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हैदराबाद में ओवैसी साहब की दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाती है, फिर ये प्रदर्शन नहीं करते हैं। जो सबसे बड़ा प्रदर्शन होता है उसमें ये शामिल नहीं होते, और बाराबंकी में आकर चुनाव के ठीक पहले ये सीएनआरसी का मामला उठा रहे हैं। तो इसका जो इंटेंट है वो वो केवल वही है कि जहां बीजेपी फंसी हुई है उस बीजेपी को वहां से निकालने में, यानी जो किसानों का आंदोलन है या दूसरे और मुद्दे हैं, उन आंदोलन की जगह वो जो बीजेपी चाहती है कि हिंदू मुसलमान जो है वो शिव मुद्दा आ जाए, उस मुद्दे को लाने के लिए या मदद करने के लिए वहां पहुंचे हैं। जहां तक किसानों की बात है, देखिए किसान प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, और ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि भारत का प्रधानमंत्री टीवी पे आकर, टेलीविजन पे राष्ट्र के नाम संदेश देकर कोई बात कह रहा है और उसकी बात इस देश के लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये मेरे जीवन काल में पहली बार हो रहा है, और मैंने पीछे कभी पढ़ा भी नहीं ऐसा। मतलब एक वक्त ऐसा था कि जब लाल बहादुर शास्त्री जो है वो निकल गए थे और उनको लोगों ने अपने जेवर दे दिए थे, और युद्ध के बाद प्रधानमंत्रियों की शख्सियत तो ऐसी रही है। लेकिन एक सेकंड होल्ड कीजिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत जी, बिल्कुल जी। जी, तो मैं ये कह रहा था, फोन बज रहा था, सॉरी। तो ये मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पे बड़ा गंभीर एक सवाल खड़ा हुआ है यहाँ पे, कि उनकी बात को लोग मान नहीं रहे और कह रहे हैं कि संसद में जब पास होगा तब मानेंगे। दूसरी बात यह कि किसानों ने अपना गोल पोस्ट भी बदला है। किसानों ने जो पीडीएस की, सॉरी एमएसपी की गारंटी का कानून था, ये उनकी नई डिमांड आई है जिस पे वो फोर्स अप करने लगे हैं। पहले तो वो 3 कानून को वापस लेने की बात कर रहे थे, तो वो गोल पोस्ट चेंज किया है, एक बात। दूसरी बात कि किसानों के आंदोलन का केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा है। महापंचायत उन्होंने लखनऊ में जाके की है। इसका बहुत साफ संकेत उन्होंने दिया है कि बीजेपी को इलेक्शन में सबक सिखाएंगे। जो उन्होंने किया है उनके साथ, उनके किसानों को बदनाम किया है, आतंकवादी कहा है, जेलों में डाला है। 600 से ऊपर किसान मरे हैं इस आंदोलन में, और सड़कों पे किसान को 1 साल से रखा है। तो किसान ने तय किया है कि उनको राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी में महापंचायत की है। उसका इम्पैक्ट अब ये होगा कि ये किसान आंदोलन सेंट्रल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और तेजी से बढ़ेगा। मेरी ये उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्थितियां मैं अभी देख रहा हूँ,
ये स्टेलमेट अभी चलेगा। बिल्कुल आवाज़ उठनी चाहिए, और किसी भी वक्त आवाज़ उठनी चाहिए। जिस वक़्त उन कानून जब जिस वक़्त संविधान का उल्लंघन करते हुए कानून आ रहे हैं या इस तरीके के संशोधन आ रहे हैं, उस वक़्त भी आवाज़ उठनी चाहिए। कृषि कानून तो किसको फ़ायदा पहुँचाने और नुकसान पहुँचाने का इंटेंट तो एक अपनी जगह है, संविधान विरोधी है। कृषि राज्यों का विषय है, इस बारे हम लोग कई बार चर्चा यहाँ पे आपके शो में कर चुके हैं कि कृषि राज्यों का विषय है 7वीं अनुसूची के मुताबिक संविधान की, और उसमें केंद्र सरकार को या संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ये इन्होंने पीछे के रास्ते से, चोर रास्ते से इस कानून को बनाया है। अब ओवैसी साहब जो कह रहे हैं, देखिए ओवैसी साहब का आपने अभी स्पीच का हिस्सा सुनाया, वो बड़ी लच्छेदार भाषा बोल रहे हैं और अच्छी तकरीर करते हैं। तो उनकी खास बात ये है कि तकरीर अच्छी करते हैं, और उत्तर प्रदेश के लोगों को तकरीरें सुनने का शौक है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, और हम लोग अपने बचपन से अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या राजनारायण, इनकी तकरीरें सुनने जाया करते थे। एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। तो ये उत्तर प्रदेश की एक, आप ये कह सकते हैं कि कल्चरल डिमांड है तकरीरें सुनना। तकरीरें सुनने जाते हैं, वोट कितना देंगे नहीं मैं कह सकता, क्योंकि देखिए ओवैसी साहब को कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। भारत के नागरिक हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़े। किस लिए लड़ रहे हैं हम सब देख रहे हैं। अमलेंदु जी ने भी उस पर प्रकाश डाला। पिछले, अब इन्होंने अभी ऐलान किया है कि 100 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे। तो उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, बड़ा होमवर्क किया उन्होंने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता जिन सीटों पे नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं वो लगभग 100 सीटें ही हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरा कि 2017 में भी ओवैसी साहब गए थे उत्तर प्रदेश, 38 कैंडिडेट खड़े किए थे, सभी जीते थे, जमानतें जब्त हुई थी। कुल मिला के इनको 2 लाख वोट मिला था। तो उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है वो एक बिग पिक्चर देख रहा है, वो समझ रहा है। किसान आंदोलन, जैसे मैंने पहले कहा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सेंट्रल फिगर रहेगा। मोदी साहब के ऐलान से कोई फर्क नहीं पड़ा है। किसानों ने अपनी डिमांड को व्यापक किया है, आंदोलन को आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं, और जो किसानों के साथ अन्याय हुआ है, जो बदतमीजियां हुई हैं मीडिया के जरिए, इनके नेताओं के जरिए, कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के जरिए, वो किसान अगर अपने आत्मसम्मान की बात को उसने ठान लिया है, वो लखनऊ में पहुंच के ये संदेश, जैसे मैंने कहा, कि उसने दे दिया है कि हम आपको पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाएंगे। तो किसान आंदोलन अभी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। वो अपनी डिमांड को और व्यापक कर रहे हैं। ओवैसी साहब का कितना असर होगा अभी नहीं कह सकते। ये बात ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को चुनाव में तकरीरें सुनने का बहुत शौक है।